नमस्कार और आप सबका मेरे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत सरकार के गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा संसद के अंदर इंडिया को नक्सल फ्री डिक्लेयर किया गया है। संसद में नक्सलिज्म पर बोलते हुए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर बोलते हुए भारत सरकार की तरफ से ये ओपनली डिक्लेयर किया गया है। अमित शाह साहब का स्ट्रेट अवे संसद के प्लेटफॉर्म से इस बात का अनाउंसमेंट किया गया दैट नाउ इंडिया इज नक्सल फ्री। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं। ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। इंडिया हैज बिकम नक्सल फ्री। भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और इस बात को डिक्लेयर करने में अमित शाह साहब ने कहा कि हमारी सरकार, मोदी सरकार, इस बात को लेके बहुत प्राउड फील कर रही है कि 60 साल से ज्यादा जो समस्या भारत में बनी हुई थी उसको भारत सरकार ने 2014 के बाद से, मोदी जी के कार्यकाल के बाद से, जब से 2014 में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी बने, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने जिस तरह से नक्सलिज्म को डील किया है, फाइनली आज नक्सलिज्म एकदम अपने एंड पर है। और आप ये मान लीजिए दैट इंडिया इज नक्सल फ्री। भारत नक्सल मुक्त हो चुका है और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये भारत सरकार के लिए भी अचीवमेंट है, हम इंडियन सिटीजन्स के लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और उस क्षेत्र, उस एरिया में रहने वाले जहां पर नक्सलिज्म था उसके लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि फाइनली इंडिया को नक्सल फ्री कर दिया गया है। फाइनली इंडिया इज नक्सल फ्री। क्योंकि मुझे याद आता है कि जब भारत के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तो एक बार मनमोहन सिंह ने ये ओपनली अपने आप उन्होंने ये डिक्लेयर किया था, इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया था दैट माओइस्ट आर द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया because it affects several areas including the economy, security and foreign affairs, its citizens and the rule of law। ये मनमोहन सिंह का, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा दिया गया ये स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट ये मानती थी कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए अगर सबसे बड़ा खतरा कोई है तो वो माओइस्ट है, माओवाद है, नक्सलिज्म है। अब ये माओवाद क्या होता है, ये नक्सलिज्म क्या होता है, अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिरकार में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है, ये माओइज्म क्या है, नक्सलवाद भारत में कैसे आया, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या इसकी कहानी है। बट यहाँ मैं आपको बता दूं कि अमित शाह जी ने 31 मार्च 2026 नक्सल के लिए डेडलाइन डिक्लेयर की थी। उन्होंने ये बात ओपनली कहा था कि बहुत जल्दी भारत जो है वो नक्सल फ्री होगा, बहुत जल्द भारत नक्सल फ्री होगा, और 31 मार्च 2026 की डेडलाइन थी। और जब आज मैं ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 31 मार्च है, और 30 मार्च को संसद के अंदर अमित शाह साहब ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया इज नक्सल फ्री। आप देखिए, बहुत पुरानी बात नहीं है दोस्तों, ये वो देश है, भारत के अंदर आप देखें एक वर्ग ऐसा है जो नक्सलियों से, माओविस्ट लोगों से बड़ा प्रेम करता है। क्योंकि आप देखें कि जब तक किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल पैट्रोनेज नहीं मिलता तब तक कोई भी संगठन इतना पावरफुल नहीं हो पाता जितना नक्सली हमारे देश में थे, जितने माओविस्ट हमारे देश में थे। ऑब्वियस सी बात है, इनको स्टेट की तरफ से बिल्कुल कहीं ना कहीं सपोर्ट दिया गया था। तो अलग अलग राज्य सरकारें, केंद्र की सरकारें अपने हिसाब से इनको यूज करती हैं। नक्सली मारे जाते हैं तो आप देखिए जेएनयू में हमारे यहाँ प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, नारे लगने लग जाते हैं, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। टॉप नक्सली लीडर्स जब मारे गए हमारे देश में, बसव राजू, हिडमा, जिनके ऊपर करोड़ों रुपए का इनाम था, इनको जब हमारे फोर्सेस ने मारा, हमारे जवानों ने मारा, तो आप ही के देश के अंदर सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, सो कॉल्ड जो अर्बन नक्सल्स हैं, जिनको आप अर्बन नक्सल्स कहते हैं, वो इनके लिए आंसू बहाते हैं
और जब ये हमारे जवानों को मारते हैं तो कोई बोलने नहीं आता। और जब ये मारे जाते हैं तो हमारे देश में जेएनयू में सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल्स अपने आप को कहते हैं, जो स्कॉलर्स अपने आप को कहते हैं, जो नक्सलियों के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, बड़ा विचारिक उनके साथ उनका एक तरीके से मेल मिलाप है, वो उनके लिए आंसू बहाते हैं, वो उनके लिए रोने लग जाते हैं, इंडिया गेट पर धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं। और जब ये लोग भारत में भारत के सिक्योरिटी पर्सन्स को मारते हैं तो कोई आंसू नहीं बहाता। 2010 में दंतेवाड़ा में रात के समय में 76 सीआरपीएफ जवानों को इन लोगों ने मैसेकर किया था। मैसेकर उन लोगों का हुआ था। देवर ब्रूटली किल्ड, जिंदा जला दिया गया था 76 सीआरपीएफ मैन। एक स्कूल में 76 सीआरपीएफ मैन, हम सब जानते हैं स्कूल वगैरह में ही ज़्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस को स्टे करने को दिया जाता है। वहाँ पर 76 सीआरपीएफ मैन सो रहे थे और रात के अंधेरे में ये लोग वहाँ पर जाते हैं और उस स्कूल को ये लोग जिंदा जला देते हैं, आग लगा देते हैं। और 76 सीआरपीएफ मैन जो है वो भारत में मारे गए थे। तब किसी जेएनयू में और तब सो कॉल्ड अर्बन नक्सल्स की तरफ से कोई आंसू नहीं बहाया गया। लेकिन जब हिडमा मारा जाता है, जब बसव राजू जैसे आतंकवादी मारे जाते हैं, तब लोग आंसू बहाते हैं। और इससे बड़ी बात देखिए, नक्सलियों की तुलना भगत सिंह से और भगवान बिरसा मुंडा से कर दी जाती है। भगत सिंह और बिरसा मुंडा का कंपैरिजन नक्सलियों से होने लग जाता है। आप कल्पना करिए इस देश के अंदर अर्बन नक्सल्स किस माइंडसेट से, किस विचारधारा से यहाँ पर काम करते हैं। कि जो नक्सली हैं, उनका मानना है जो नक्सली हैं वो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपने उनको अधिकार नहीं दिया तो उन्होंने बंदूक उठा लिया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अंग्रेजों के खिलाफ भगत सिंह ने आवाज उठाई थी। तो अगर भगत सिंह क्रांतिकारी हैं तो ये भी क्रांतिकारी हैं। भगत सिंह ने अपनों को तो नहीं मारा, भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने कभी भी अपनों को मारने की वकालत नहीं की थी। बिरसा मुंडा से कंपैरिजन, भगवान बिरसा मुंडा से तुलना होने लग जाती है नक्सलियों की। और जब नक्सली हम लोग कहते हैं, नक्सली, माओइस्ट, माओवादी, नक्सली, तो हमें रेड कॉरिडोर याद आता है। ये देखिए, ये है वो एरिया, लाल गलियारा जिसे कहते हैं, रेड कॉरिडोर। एक समय था कि भारत में 12 से ज्यादा राज्यों को ये कवर करता था, रेड कॉरिडोर, लाल गलियारा। इसको कहा जाता था फ्रॉम पशुपति टू तिरुपति। पशुपति टेम्पल आपका नेपाल में है और तिरुपति टेम्पल आपका आंध्र प्रदेश में। पशुपति से लेकर तिरुपति तक ये पूरा एरिया जो है वो लाल गरियाला कहलाता था, रेड कॉरिडोर कहते थे इसको। 12 राज्यों को कवर करता था। इंडिया की 10% पॉपुलेशन को ये कवर करता था। इतना डीपली रूटेड ये था, जिसको लाल गलियारा कहा जाता था। और सरकारों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ी चुनौती थी कि कैसे नक्सलियों से निपटा जाए। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हमारे फोर्सेस, हमारे राज्य सरकारें, केंद्र की सरकारें सब बनाती थी, बट टोटली फेल, सब फेल हो जाता था। तो अल्टीमेटली प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, इस समय की सरकार ने क्या किया कि आज भारत जो है वो नक्सली फ्री हो गया है। तो वो है पॉलिटिकल विल पावर, उसको कहते हैं इच्छा शक्ति। जो इच्छा शक्ति पहले की सरकारों ने नहीं दिखाई। मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल पैटर्नेज जब तक नहीं मिलता तब तक ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस इतने पावरफुल नहीं होते। आप देखिए, बिहार में अक्सर लालू प्रसाद यादव के ऊपर यह आरोप लगता था आरजेडी पर कि वो पॉलिटिकल पैट्रोनेज, पॉलिटिकल माइलेज के लिए, वोट जीतने के लिए, वोट पाने के लिए नक्सलियों को सपोर्ट करते थे। जहानाबाद आप देखिए, बिहार में इंसिडेंट हुआ था, जेल तोड़ करके कितने नक्सली जो है वो भाग गए थे। तो एक समय बिहार में जंगल राज हुआ करता था। तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने प्लस माइनस के लिए यूज करती है। सलवा जुडूम, राज्य को अच्छा लगा तो उसने सलवा जुडूम बना दिया, राज्य को नहीं अच्छा लगा तो उसने सलवा जुडूम को ही खत्म करा दिया। तो अल्टीमेटली आप कैसे इतनी बड़ी समस्या से निपटेंगे? तो अगर आप प्रेजेंट गवर्नमेंट और पास्ट गवर्नमेंट को कंपेयर करेंगे तो आप देखिए, जो पास्ट की गवर्नमेंट रही है, 14 से पहले की जो सरकारें रही हैं, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट जो थी,
वो नक्सलवाद को सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम मानती थी कि नक्सलवाद है क्या, नक्सलवाद का जन्म क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इशू, सामाजिक आर्थिक कारण की वजह से ये समस्या भारत में है। तो इसका मतलब है हमें सामाजिक आर्थिक कारणों को एड्रेस करना है। प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, बीजेपी गवर्नमेंट जो है, वो नक्सलियों को आतंकवादी मानती है, कहती है कि जो गोली से बात करेगा उसको जवाब गोली से दिया जाएगा, और जो डायलॉग करेगा, बातचीत करेगा, संवाद करेगा, उससे बातचीत की जाएगी, संवाद किया जाएगा। अगर आप बंदूक उठाएंगे तो कोई बातचीत नहीं है, और अगर आप सरेंडर करेंगे, बंदूक छोड़ के आएंगे बातचीत करने के लिए, सरकार हमेशा तैयार है आपसे बातचीत करने के लिए। एक डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में डिसेंट हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद का मतलब यह नहीं होता कि आप बंदूक उठा लेंगे। आप अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आप बंदूक उठा लेंगे। आपको संविधान दिया गया है, संवैधानिक तरीके से आप अपनी बात को सरकार तक कहिए। देयर आर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया जहां आप अपनी बात कह सकते हैं। अगर कोई चीज गलत हुई है आपके साथ, मैं ये नहीं कहता कि हर जगह सब कुछ सही होता है, सरकारें हमेशा सही है, राज्य हमेशा सही होता है। अगर राज्य सही होता तो ये समस्या ही ना होती भारत में, क्योंकि राज्यों ने अपने हिसाब से इन चीजों का इस्तेमाल किया है। जब उसको अच्छा लगा उसने इनको पानी दिया, उसने इनको खाद दिया, उसने इनको पैट्रोनेज दिया, पैसा दिया, फाइनेंस दिया, हथियार दिया। और जब राज्य को लगा कि नहीं अब हमें इसके खिलाफ जाना चाहिए, तो राज्य उसके खिलाफ हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक समय में भारत में 12 से ज्यादा राज्यों में अगर नक्सलवाद था तो वो बिना राज्य के संरक्षण के नहीं था। तो मैं ये नहीं कहता कि राज्य जो है हर काम सही करता है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनजस्टिस हुआ होगा। बट फॉर दैट यू हैव नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स, फॉर दैट यू हैव कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स यू नंबर ऑफ रेमेडीज। आप उसका सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बंदूक उठा लेंगे, संविधान को बदलने की बात करेंगे, सबको मारने की बात करेंगे, सरकार पर हमला करेंगे, फोर्सेस पे हमला करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि सरकार को भी उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। तो अमित शाह जी का साफ साफ मानना है कि हमारे लिए ये आतंकवादी हैं, और अगर ये मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं तो हम इनका वेलकम करते हैं, हम इनको रिहैबिलिटेट करें, वी आर गोइंग टू रिहैबिलिटेट देम। हम उनको पैसे से हेल्प करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि आप बंदूक उठाए रहिए और आप सरकार से बातचीत भी करिए, नहीं, ये नहीं हो सकता। आपको बंदूक छोड़ना पड़ेगा, सरेंडर करिए, मेन स्ट्रीम में जुड़िए, तब आप सरकार के साथ बातचीत करें। तो ये मेरे हिसाब से ये परसेप्शन, ये विजन सरकारों में आपको डिफरेंशिएट कर देगा। तो पहले की जो सरकारें थी उनका तरीका जो था इसको हैंडल करने का, वो थोड़ा सा सॉफ्ट था, और आज जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट का तरीका है, वो थोड़ा सा एक्सट्रीम पे जाके रेडिकल पे है। इसी वजह से आप देखेंगे आज गवर्नमेंट प्राउडली कहती है दैट इंडिया हैज बिकम नक्सल मुक्त। अब रही बात अगर नक्सलवाद की, तो ये नक्सलवाद भारत में आया कैसे, जरा इसको अगर हम लोग देख ले कि क्या कहानी है, कहां से ये नक्सलवाद इंडिया में आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो आइए चलिए जरा देखते। देखिए, भारत में हम सब जानते हैं कि हमारे देश में नंबर ऑफ प्रॉक्सीज हैं। कश्मीर में हमें प्रॉब्लम है आतंकवाद से, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है कश्मीर में, हम वहाँ उससे लड़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाएंगे, जब से देश आज़ाद हुआ तो नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड से माओइस्ट सेपरेटिस्ट मूवमेंट की शुरुआत होती है, वहाँ एक समस्या है। प्लस आपका कुछ ट्राइबल बेल्ट्स, किसानों ने कुछ ट्राइबल बेल्ट्स में जनजातियों ने आंदोलन शुरू किया, उसको आप नक्सलवाद कहते हैं, जो रेड कॉरिडोर की जो बात हो रही है। तो इंडिया में आप देखेंगे राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें, आज़ादी के बाद से जिस तरीके से अंग्रेज ब्रिटिशर्स भारत को आज़ाद करके गए, ये प्रॉब्लम्स उन्हीं की दी हुई है, ये प्रॉब्लम सब वहीं से है। जिस तरीके से उन्होंने देश को आज़ाद किया, जिस तरीके से उन्होंने देश को बांटा, और जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि जो भारत में रहना चाहता है वो भारत में रहे, जो पाकिस्तान में जाना चाहता है वो पाकिस्तान में जाए, और जो नहीं रहना चाहता वो स्वतंत्र रहे। बस वहीं से आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में आपको सेपरेटिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हो जाएगी। कश्मीर में आप देखिए आतंकवाद का जन्म हो जाता है, रेड कॉरिडोर में नक्सलवाद आपको मिल जाता है। तो नक्सलवाद जो है, रेड कॉरिडोर जिसको हम लोग कहते हैं, ये दरअसल इस नक्सलवाद को हम लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहते हैं। इसे हम लोग लेफ्ट विंग
एक्सट्रीमिज्म भी कहते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म का मतलब क्या होता है? चरम पंथ, चरम पे जाकर, जैसे हिटलर, जैसे मुसोलिनी, ये एग्जाम्पल्स हैं किसके? एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के। लेकिन ये राइटिस्ट हैं। और एक है लेफ्ट विंग, तो वामपंथी चरमपंथ। तो वामपंथी चरमपंथ, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का मतलब क्या? लेफ्ट विंग का मतलब क्या हो गया? लेफ्ट विंग का मतलब दे बिलीव इन चेंज। हमें समाज में, हमें सिस्टम में परिवर्तन चाहिए, हम चेंज लाना चाहते हैं, बट वो चेंज लाने का तरीका एक्सट्रीमिस्ट होगा। वो चेंज लाने का तरीका कैसा होगा? एक्सट्रीमिस्ट होगा। तो कोई भी चीज अगर एक्सट्रीम पे चली जाएगी तो डेंजरस है, चाहे वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो, चाहे वो राइटिस्ट एक्सट्रीमिज्म हो। अगर कोई राइट विचारधारा का आदमी है, वो भी अगर एक्सट्रीम पे चला गया है तो वो भी डेंजरस है, और अगर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है तो ये भी डेंजरस है। तो यही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसको हम लोग नक्सल इंसर्जेंसी कहते हैं इन इंडिया, इसकी शुरुआत दरअसल नक्सलबाड़ी में हुई थी। नक्सलबाड़ी जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है एक एरिया, दार्जिलिंग में। आप देखेंगे वेस्ट बंगाल का मैप, तो वहां पर आपको दार्जिलिंग में एक एरिया दिखेगा नक्सलबाड़ी। वही नक्सलबाड़ी से इसकी शुरुआत होती है एक आंदोलन के रूप में, एक पीजेंट मूवमेंट के रूप में। शुरुआती दिनों में ये एक पीजेंट मूवमेंट था, जमींदारों के खिलाफ किसानों का एक आंदोलन था। और जमींदारों के खिलाफ किसानों का एक आंदोलन, क्योंकि ये नक्सलबाड़ी से हुआ था, तो इसको दरअसल नक्सल नाम दे दिया गया, नक्सलिज्म दे दिया गया, क्योंकि ये नक्सलबाड़ी एरिया से निकला था। इसीलिए ये हिस्ट्री में नक्सल 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 के नाम से फेमस हो गया, क्योंकि ये शुरुआती दिनों में एक पीजेंट मूवमेंट था। और इसको जो शुरू करने वाले जो लोग थे, जो लीडर्स थे, उसमें दो इंपॉर्टेंट लीडर्स का नाम मैं आपको लेना चाहूंगा, कानू सान्याल और चारू मजुमदार। कानू सान्याल और चारू मजुमदार मेंबर थे कम्युनिस्ट पार्टी के। कम्युनिस्ट लेफ्ट विंग, कम्युनिज्म लेफ्ट विंग, सोशलिज्म लेफ्ट विंग, कम्युनिज्म रैडिकल। तो ये जो चारू मजुमदार और कानू सान्याल थे, ये दरअसल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ये मेंबर हुआ करते थे। और इन्हीं के लीडरशिप में नक्सलबाड़ी एरिया में इस तरीके का आंदोलन देखने को मिला। ये जो ग्रुप था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये दरअसल चाइनीज पॉलिटिकल लीडर माओ जोदांग की टीचिंग से इंस्पायर्ड थे। चाइनीज रेवोल्यूशन, माओ जोदांग। तो माओ जोदांग ने 1949 में चाइनीज रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया। और इन लोगों का मानना था कि दे बिलीव दैट द सॉल्यूशन टू द सोशियो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन इज टू ओवरथ्रो द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम। इनका मानना था कि जो समाज में सामाजिक और आर्थिक भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है सामाजिक और आर्थिक रूप से, उसका एक ही सॉल्यूशन है, और वो है पॉलिटिकल सिस्टम को ओवरथ्रो कर देना आर्म्ड रिबेलियन के थ्रू। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक ऐसा ग्रुप या एक ऐसी विचारधारा मान लीजिए जो इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम को ओवरथ्रो करना चाहता है। दे डोंट बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, दे डोंट बिलीव इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दे डोंट बिलीव इन पार्लियामेंट। इनका मानना है कि संसद से जो कानून पास होता है उससे न्याय नहीं मिल सकता, संविधान हमारे लिए नहीं है, हम फिर से अपना नया संविधान लिखेंगे, हम फिर से नया पॉलिटिकल सिस्टम सेटअप करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर आप सामाजिक और आर्थिक डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाते हैं, और अगर कोई अन्याय हुआ है तो उसके खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। बट उसके लिए रास्ता आर्म्ड रिबेलियन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोग जो आर्म्ड रिबेलियन में बिलीव करते हैं कि हम इस सिस्टम को उखाड़ फेंकेंगे बंदूक की नोक पर, बंदूक की नोक पर, ऐसे लोगों को आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट कह देते हैं, जिनको हम नॉर्थ ईस्ट में अगर आप चले जाएं तो माओइस्ट वगैरह नाम से हम जानते हैं, क्योंकि वो माओवादी विचारधारा से इंस्पायर्ड है। उन्हीं को हम लोग नक्सलवादी भी कहते हैं, उन्हीं को नक्सलवादी भी कहा जाता है जो लाल गलियारे में आते हैं। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म दे बिलीव इन पॉलिटिकल ओवरथ्रो, इन आर्म्ड ओवरथ्रो of the present political system. They want to bring change. सोशियो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आवाज उठाई गई। चारू मजुमदार और कानू सान्याल जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर थे, बाद में आगे चल करके
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट बनती है, मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट। फिर आगे चल के बहुत डिवीजन होने लग जाता है कम्युनिस्ट पार्टी में, और फाइनली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट जो है, माओइस्ट, वो भारत में नक्सलवाद को प्रमोट करती है, दैट इज बैंड इन इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो माओइस्ट है वो हमारे देश में बैंड है। अब जैसा मैंने आपको बताया, ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं, जिसको आप नक्सली भी कहते हैं, इनकी विचारधारा दरअसल माओ जोदांग से आती है। चाइनीज रिवॉल्यूशन का जो फादर था माओ जोदांग, जो आर्म्ड रिबिलियन में बिलीव करता था। इंडिया इज द लैंड ऑफ गांधी, इंडिया इज द लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा। हमारे क्या भी समाज में परिवर्तन को हम भी बिलीव करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बिलीव करता है, बट उसके लिए आप बैलेट का इस्तेमाल करेंगे, बुलेट का नहीं। आप चुनाव लड़िए, आप इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू आइए, आप इलेक्शन के थ्रू आइए, आप संसद में आइए, विधानसभा में आइए, राजनीति में आइए, सिस्टम में आइए, और फिर आप जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आप आवाज उठाएं। लेकिन ऐसे लोग जो माओ जोदांग की फिलॉसफी में यकीन रखते हैं, दैट द पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ अ गन, माओ जोदांग। तो कानू सान्याल, चारू मजूमदार का मानना था, स्पेशली कानू सान्याल का, कि आजादी के बाद 60 के दशक में आप देखेंगे भारत में नक्सली आंदोलन की शुरुआत होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि पीजेंट मूवमेंट था ये एक शुरुआती दिनों में, और बाद में धीरे धीरे ये इस तरीके से एक सशस्त्र विद्रोह में ये बदल गया, और बहुत पावरफुल विद्रोह में ये बदल गया। चाइना वगैरह से इसको फाइनेंस आने लग गया, ट्रेनिंग प्रोवाइड होने लग गई, वेपन्स आने लग गए तमाम तरीके से। तो ये जो शुरुआत में जब आप देखेंगे ना, तो कानू सान्याल वगैरह का मानना था कि ये भारत जब आज़ाद हुआ 47 में और 50 में जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ, तो उनका मानना था जो सिस्टम हमारे देश में चल रहा था, जमींदारी प्रथा थी, फ्यूडलिज्म था हमारे देश में, किसान जनजातीय जो थे वो बहुत एक्सप्लॉइट होते थे, बहुत शोषित वर्ग के लोग थे, वर्ण व्यवस्था थी हमारे देश में। इनका आंसर क्या है? तो वो मानते थे कि इनका आंसर चाइना जैसी क्रांति है भारत में, रशिया जैसी क्रांति है भारत में, और इस देश के अंदर चाइना और रशिया जैसी क्रांति आनी चाहिए। और वो क्रांति कैसे आएगी? सशस्त्र विद्रोह से आएगी, हथियार उठाने से आएगी। अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए हमें, और कोई अधिकार ना दे तो अधिकार छीन लेना चाहिए, क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं मिलता। ये कार्ल मार्क्स का मानना था। तो ये लोग कार्ल मार्क्स के फॉलोअर हैं। मार्क्स सबसे इंपॉर्टेंट जो फिलॉसफी वर्क करती है लोगों के लिए वो मार्क्स की है। तो मार्क्स का कम्युनिज्म, माओ का कम्युनिज्म, लेनिनवाद, लेनिन रशियन रिवॉल्यूशन, तो इनके जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, इनके जो आइडियल्स हैं, वो है कार्ल मार्क्स, वो है माओ जोदांग। क्यूबन रेवोल्यूशन, वियतनाम, ये लोग इंस्पायर्ड हुए वियतनाम से। कैसे वियतनाम में चेंज आया, कैसे क्यूबा में कम्युनिज्म आया, रशिया में कम्युनिज्म आया, कैसे चाइना में आया, हर जगह आप देखेंगे सशस्त्र विद्रोह से आया। तो भारत में भी सशस्त्र विद्रोह से ही चीजें सही हो सकती हैं। तो ऐसे ग्रुप को, ऐसे लोगों को हम लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, जो ऐसे प्रिंसिपल्स में काम करते हैं। तो शुरुआती दिनों में भारत सरकार ने कोशिशें बहुत की। ऐसा नहीं है कि शुरुआती सरकारों ने कोशिशें नहीं की, बहुत कोशिशें की गई। केंद्र की सरकार ने भी अरबों खरबों रुपए खर्च किया, बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चले, बहुत सारे हमने ऑपरेशन चलाए, ऑपरेशन ग्रेहाउंड चला, तमाम ऑपरेशन चले, बट लेकिन बहुत सफलता, बहुत सक्सेस नहीं मिल पाई। अभी फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सफलता मिली है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्राउडली सेइंग दैट इंडिया इज नाउ नक्सल फ्री। अब कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो एक अमित शाह साहब का मानना है कि एक वही थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में बस्तर वाला जो रीजन है, वहीं पर अभी आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, बहुत जल्द वो भी खत्म हो जाएगा। ये जो छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ का एरिया, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली का एरिया, आंध्र प्रदेश आपका, वेस्ट बंगाल, तो बंगाल से निकलते हुए फिर ये लोग इस एरिया में पहुंचे। तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ वगैरह में आपको ये ज्यादा दिखेगा। क्यों? माइनिंग होती है ना, यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पर जंगल है, जल जंगल जमीन। ये लोग मानते हैं कि जल जंगल जमीन पर हमारा ही अधिकार है, जनजातियों का अधिकार है। डेवलपमेंट नहीं होने देंगे ट्राइबल एरियाज में, रोड नहीं बन पाएगी, स्कूल नहीं बन पाएंगे, हॉस्पिटल्स नहीं बन पाएंगे, तो ट्राइबल्स का सपोर्ट ये लोग ले लेते हैं।
तो ट्राइबल्स इनको सपोर्ट करते ताकि इनका मूवमेंट जिंदा रहे। भारत सरकार ने डेवलपमेंट पहुंचाया यहां तक, स्कूल, हॉस्पिटल्स, अनाज, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, आयुष्मान कार्ड। तो ऑटोमेटिकली जो सपोर्ट इनको काम कर रहा था ट्राइबल्स का, वो धीरे धीरे कम होता चला गया। तो ऑटोमेटिकली जो आंदोलन है वो कमजोर पड़ेगा। प्लस दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने काउंटर अटैक भी किया। टॉप लीडर्स, माओविस्ट के टॉप लीडर, नक्सलियों के टॉप लीडर्स मारे गए। मैंने आपको बताया बरसव राजू मारा गया, आपका हिडमा मारा गया। तो जो टॉप लीडर्स है जब वो मारे गए तो ऑटोमेटिकली जो मूवमेंट है वो कमजोर हो गया। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का ये जो बस्तर वाला रीजन आप देख रहे हैं, ये मैं बता रहा था दंतेवाड़ा, यहीं पर वो मैसेकर, यहीं पर एम्बुश हुआ था। और ये आप देखें जो बस्तर रीजन है, ये सुकमा, ये भी बहुत हॉट स्पॉट था, ये भी बहुत नक्सली हॉट स्पॉट है बेल्ट। ये सुकमा, ये दंतेवाड़ा, ये बस्तर। तो यहां पर इन लोगों को छुपने के लिए बहुत डेंस फॉरेस्ट मिलता है, प्लस यहां पर माइनिंग वगैरह है तो उस पर ये लोग कंट्रोल कर लेते हैं। वहां से ये लोग लैंड रेवेन्यू वगैरह जनरेट करते हैं, पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं। लेकिन अब फाइनली भारत सरकार के एफर्ट से जो 31 मार्च डेडलाइन डिक्लेयर की गई थी, अभी गवर्नमेंट ने उस दिन अपने टारगेट को अचीव कर लिया। और ये हम सब के लिए बहुत प्राउड का मैटर है कि भारत को इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो एक सबसे बड़ा थ्रेट था नक्सल, उसको इंडिया ने फिलहाल भारत सरकार ने खत्म कर दिया। थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड थैंक्स टू अमित शाह। मेरी तरफ से उनको क्लैपिंग ओवेशन। मैं तो बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेलकम करूंगा कि भारत सरकार के प्रयास से इतनी बड़ी समस्या को हमने खत्म किया है। अब ये देखना होगा ये समस्या फिर से इरप्ट ना कर पाए और इन एरियाज में डेवलपमेंट पहुंचे, करप्शन वगैरह ना हो, और जो ट्राइबल्स हमारे भाई बहन हैं उनका डेवलपमेंट, उनका लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो हाई हो, वो तो बढ़े, जिससे ऑटोमेटिकली जो थोड़ा बहुत और ये इशू बाकी भी है वो भी फाइनली पूरी तरीके से इरेडिकेट हो जाए। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।